बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि 2022-23 के सेशन के लिए आपके जो मिड टर्म के एग्जाम है वो मिडल ऑफ अक्टूबर में कंडक्ट करवाए जाने हैं। तो इसी से संबंधित हम आपके लिए सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन यहाँ पे एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में आर्ट्स स्ट्रीम के यानी कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जितने भी हैं उनके सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेके आएंगे। और आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सैंपल पेपर को देखने वाले हैं। सैंपल पेपर आपको हिंदी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ में आंसर भी समझाए जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए। बात करें आपके पेपर पैटर्न के तो टोटल टाइमिंग 3 घंटे की है, मैक्स मार्क्स हमारे 80 है एंड नंबर ऑफ सेक्शन यहाँ पे टोटल हमारे 6 होने वाले हैं। खंड ए में हमारे 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यू बेस्ड फिलिंग ब्लैंक्स सही कथन को सही करके लिखना है, इस तरीके से होंगे। खंड बी में हमारे सोर्स बेस्ड यानी कि अवतरण आधारित 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। इन 4 मार्क्स के क्वेश्चनों में एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। खंड सी में 4 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के रहेंगे। खंड डी में हमारे 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और खंड ई में क्वेश्चन नंबर 28 मैप बेस्ड रहेगा 5 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 29 कार्टून रहेगा 5 मार्क्स। और उसके बाद सेक्शन नंबर एफ, इसमें 30 से 32 यानी कि 31, 31, 32 तीन क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के रहेंगे जिसमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं इन सभी को, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, ये सैंपल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अभी तक का आपका लेटेस्ट पेपर का पैटर्न है। अगर एग्जाम से पहले इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले खंड ए यानी कि सेक्शन नंबर ए की बात करते हैं जिसमें हमारे एक मार्क्स के 16 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, संसद की किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। बहुत ही सिंपल सा है, आधे आधे मार्क्स के 2 नाम है यानी कि हमें किन्हीं 2 कमेटीज के नाम लिखने हैं पार्लियामेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहली समिति क्या है, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, लोक उपक्रम। देखो आप सिंपली से क्या याद रख सकते हो, पहले इतना याद रख लो, लोक समिति और इसी के बीच में आप लेखा और उपक्रम ये लगा दोगे, 2 नाम आपको याद हो गए, सिंपल है। तो लोक लेखा समिति और एक लोक उपक्रम समिति याद रख, और प्राकलन समिति रखना चाहते हो ये भी रख लो ताकि अगर 3 पूछा जाए तो 3 लिख सकते हो। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको हिंदी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझा दिया, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करेंगे कि आप ये नीचे से जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि हिंदी में समझा दे रहा हूँ, इंग्लिश में आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर कार्यरत रहता है यानी कि कार्य करता रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु क्या होती है वर्तमान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 60, 65, 75 या फिर 61 वर्ष। इसका राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पे कार्य कर सकता है, उसके बाद उसे रिटायरमेंट दे दी जाती है, ठीक है, अप टू एज ऑफ 65। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, ज्यादा स्वतंत्रता की चाह में यानी कि अधिक स्वतंत्रता पाने की चाह में कौन कौन सी मांगे उठाई है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे नदी जल बंटवारे की, सीमा विवाद की, नए राज्यों की मांग की, आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता की, ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जो अधिक स्वतंत्रता पाने के लिए लोगों ने राज्यों ने उठाई हैं, ठीक है। Which demands did the states rise in the desire of more autonomy? क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हमारा संविधान बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया तो उसके बाद इस पे कितने सदस्यों ने साइन किया था उस समय। आपके ऑप्शन है 294, 299 या फिर 248 या फिर 284। तो देखो जब 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, तब टोटल जो यहाँ पे सदस्य बचे थे वो थे 284। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कितने सदस्यों ने यहाँ पे साइन किया था, 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर साइन किए थे। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लोकसभा में जितनी संख्या है वो यहाँ पे कितनी होती है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आप ये सुनो कि पहले इसकी सदस्य संख्या थी 552, ठीक है पहले, लेकिन अभी हम वर्तमान की अगर हम बात करें जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 545। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो जब से जम्मू और कश्मीर इसको एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तब से लोकसभा में
जो सदस्य संख्या वो काफी कम हो गई है, और कम होने के पश्चात ये कितनी हो गई है, 545। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और इसका भी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स साइंड एज द लास्ट पास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 284। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा, तो 545। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है, राजनीतिक सिद्धांत जो है, यह उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान को आकार ग्रहण, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ऐसे विचार हैं, ऐसी नीतियां हैं जिसके तहत हमारी सरकार ने अपनी नीतियां, अपना आकार, अपनी शक्तियां प्राप्त की है। तो इसी को कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। 6 की बात करते हैं, स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, तो इतना तो हमें पता है किसने की थी, थुंगन समिति ने। तो कहां पे है भाई, ये नहीं, 1989 में थुंगन समिति के द्वारा स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग उठाई गई थी। ठीक है, विच कमिटी रिकमेंडेड the grant of constitutional status to the bodies of local government and when, that is answer 1989 थुंगन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरकारिया आयोग कब बना था। ये 4 ऑप्शन है, when was सरकारिया कमीशन फॉर्म, तो राइट आंसर है इसका 1983। 1983 में सरकारी आयोग बना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन को सही करके लिखो। देखो कथन क्या है, देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह थे, गलत है। ये राष्ट्रपति जरूर रहे थे, ठीक है, लेकिन देश के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री सुकुमार सेन। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, चुनाव तथा प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट। तो आगे देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट देम। तो राइट आंसर है इसका, यहाँ पे श्री राजेंद्र सिंह की जगह आप श्री सुकुमार सेन लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। लिखते हैं भाई, सबसे पहला, यह मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज में एक दूसरे के प्रति समन्वय और विश्वास बना रहे। देखो अभी हम सैंपल पेपर के बाद में, इस वीडियो के बाद में आपके लिए सिलेबस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो उनको भी देखिएगा। उनमें देखो ये बेसिकली क्या है, एक सिद्धांत कह सकते हैं, ठीक है, कार्य तो है ही, लेकिन कार्य को अलग से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने वीडियोस में समझाया है। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आई बटन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करता है संविधान, मूलभूत नियमों का हमें समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज में एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बैठा रहे, यानी कि लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो, ऐसे नियम देता है। यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय कौन लेता है, यानी कि समाज में अगर कुछ विवाद हो जाता है तो उसमें सबसे आखिरी निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये कौन तय करता है, संविधान तय करता है। यानी कि इसके ये 2 कार्य, ठीक है। राइट टू इंपॉर्टेंस फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये 2 लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, किस व्यक्ति ने सरकार को केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है की संज्ञा दी, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है इस चीज की संज्ञा दी है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर अम्बेडकर। तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सरकार की केंद्रीय धुरी प्रधानमंत्री है ये संज्ञा दी गई, ठीक है। हु कॉल्ड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर, राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है। तो बेसिकली मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए ये मुख्य न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लागू किए जाते हैं। तो उसमें से एक ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यानी बेसिकली क्या होता है कि आप मतलब कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन अगर पेश नहीं करता तो न्यायालय खुद एक रिट जारी करता है कि उसको हमारे सामने पेश करो, और न्यायालय को लगता है कि गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी है, संतोषजनक है या फिर अमान्य है, तो उससे वाइजत बरी कर देती है। सिंपल है, ठीक है। तो क्या है हैबियस कॉर्पस राइट, आई होप आप समझ गए। यहाँ पे 12 क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताओं में कौन सा सही नहीं है।
तो देखते हैं भाई, भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल व दिवालिया ना हो, ठीक है, किसी लाभप्रद सरकारी पद पर ना हो, ठीक है, आयु 35 वर्ष, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम एज जो है वो 25 होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अमॉन्ग द क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, दैट इज एज 35, इट विल बी 25 years। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसमें ऐसा कौन सा विषय है जिसपे चर्चा की। बेसिकली इसमें स्वराज के अर्थ की विवेचना की है, स्वराज के अर्थ की विशेषताओं की बात की गई, ठीक है। विच कॉन्सेप्ट इज हाईलाइटेड इन द गांधी बुक हिंद स्वराज, दैट इज ऑन द इंटरप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ स्वराज। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 14 है, निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं और नागरिक सेवा किसे। तो देखो भाई, निवारक नजरबंदी क्या होती है कि यदि सरकार को लगता है कि कोई देश, मतलब कोई भी व्यक्ति देश के कानून को, कानूनी व्यवस्था को, शांति या सुरक्षा को खतरा बन सकता है, तो उसे बंदी बना ले। निवारक नजरबंदी का मतलब क्या है, अगर सरकार को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर बंदा कानूनी व्यवस्था को, सरकार को, शांति को भंग कर सकता है, तो उसे शक के आधार पर ही गिरफ्तार करे और इसे तकरीबन 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है बिना न्यायालय में पेश किए हुए। क्या, अब नागरिक सेवा क्या है, तो नागरिक सेवा शासन के कार्यकारी अंग जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी, इन सभी का एक जो संगठन होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं नागरिक सेवा, ठीक है। और सैन्य सेवाएं अलग हैं, और नागरिक सेवा में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही, प्रशासनिक मशीनरी, ये सभी आ जाते हैं। इनकी अहम भूमिका होती है कि नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने में, लागू करने में उनकी मदद करें, ठीक है। तो निवारक नजरबंदी क्या है, आप इसे क्या समझते हो और क्या कहते हैं इसे, आई होप आप समझ गए होंगे। नागरिक सेवा क्या है, आई होप आप समझ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड व्हाट इज सिविल सर्विस। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है इसकी, और सिविल सर्विस का यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। पहला, मतदाता सूची तैयार करना, राइट। चुनाव में पिछड़े वर्गों को सीट न देना, गलत है, ये गलत है, क्योंकि चुनाव में सभी व्यक्तियों को, यहाँ पे एक सेकेंड, चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग का है तो नहीं लड़ेगा। तो कौन सा कार्य नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, चुनाव में पिछड़े वर्ग को सीट देना। Which of the following is not function of the Election Commission of India, that is not giving seats to backward classes in elections. Okay? उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद में कौन सा सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो हमें यहाँ पे ये समझाना है इन अनुच्छेदों की जो व्याख्या है उसमें से कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाना, सभा करना, भारत के किसी भाग में भ्रमण करना, बसना, इसकी स्वतंत्रता। तो ये तो राइट है हमारा। 20 कहता है किसी भी अपराध से अभियुक्त दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान होना चाहिए, राइट है। कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जा सकता है, राइट है। किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता, ये गलत है, क्योंकि देखो अनुच्छेद 22 यहाँ पे जो है वो ये कहता है कि हर हालत में अगर नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये गलत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द राइट टू फ्रीडम आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 22, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने आपके सेक्शन 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इन सभी को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में भी आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर आ गया है बी, जिसमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों का उत्तर। तो ये हमारा है एक गद्यांश, ठीक है, ये है हमारा यहाँ से इतना एक गद्यांश जिसे हमें पढ़ना है और फिर उत्तर देना। चलिए पढ़ते हैं।
1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत तो की गई, पर अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी थी। राजा ने अक्टूबर 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। नेपाल में कई बड़े आंदोलन चल रहे हैं, जैसे संविधान में राजा की भूमिका क्या होगी, राजतंत्र नामक संस्था को खत्म करना। अंततः जन प्रदर्शन के दबाव के समक्ष राजा को झुकते हुए एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी जो आंदोलनकारी दलों को स्वीकार्य थी। नवगठित सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियां छीन ली थी। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और नेपाल ने 2015 में एक नए संविधान को अपनाया। तो बेसिकली नेपाल के संविधान निर्माण में क्या क्या विवाद हुए हैं, इसी पर ये बेस्ड है। तो देखो 17.1 यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, नेपाल में अभी तक 5 संविधान बनाए जा चुके हैं, इनमें से कौन सी डेट सही नहीं है। तो बेसिकली देखो 1947, 51, 59, 62, इनमें से कौन सी डेट है जो सही नहीं है इस संबंध में। इसका राइट आंसर है 1947। ठीक है, कि कौन सा समय नहीं है, वो है 1947। देखो 1951, 59, 62, इसमें इसका संविधान बनाया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। कौन सी डेट गलत है, 1947। नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो कब राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो राइट आंसर है 2008 में। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो भारतीय संविधान को बनाने में इतना हमें पता है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, टोटल 166 बैठकें। एक सफल संविधान के मौलिक प्रावधान क्या हो सकते, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कारण भी देता है, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, यानी कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उपरोक्त सभी। तो एक सफल संविधान के उपरोक्त सभी यहाँ पे प्रावधान नजर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश में देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो क्वेश्चन देखो, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो रीड आउट करके, वीडियो को पॉज करके। सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो so far 5 constitutions have been made in Nepal, the timing of which is not right, that is 1947. Nepal abolished the monarchy and become a democratic republic, that is 2008. How long did it take to make Indian constitution, that is 2 years 11 months and 18 days. The last is, what are the fundamental provisions of a successful constitution, that is all of the above. नाउ अब हमारा यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। हमें गद्यांश को पढ़ना है, आंसर देना है। चलिए गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि गद्यांश के अंदर हमें बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। काफी छोटा सा गद्यांश है, आसानी से पढ़ना। संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर के राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक संघीय यानी कि केंद्र स्तर की और दूसरी प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर की सरकार होती है। संघवाद की मूल अवधारणा के तहत संस्थागत प्रणाली है। इसमें एक प्रांतीय स्तर सरकार और दूसरी केंद्रीय सरकार होती है। संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। भारतीय संघात्मक सरकार में 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों को मिलकर भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो ये बेसिकली संघवाद वाला चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, उससे लिया गया। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संघात्मक सरकार में कितनी इकाइयों को भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। तो वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे, अब जब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो ये अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो पहला राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो इसमें से देखो, 2 स्तर पे सरकारें होती हैं, केंद्र राज्य राइट है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता है, शक्तियों का विभाजन यहाँ पे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची में होता है। अब जो विशेषता नहीं है वो है दूसरी वाली, स्थानीय शासन के तहत राज्यपाल की नियुक्ति। क्योंकि देखो स्थानीय शासन में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, वहां पे तो जो मुखिया होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्यपाल कहाँ पे होता है, एक राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसमें से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर 7। थर्ड है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उपयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य पे लगाना है
तो वो कौन सा अनुच्छेद होता है? तो अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था विशेष राज्य का दर्जा, और 376 किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता क्या है? तो एकहरी नागरिकता, एकीकृत कार्यपालिका, केंद्र के पास अधिक सर्वोच्चता, आर्थिक दृष्टि से राज्य दुर्बल होते हैं, ये सभी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है हमारा, हाँ ये वाला, पहले क्वेश्चन का आंसर पहला राइट है, सेकंड का सेकंड, थर्ड का यहाँ पे 356 और फोर्थ का यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। अब 18 को आप यहाँ पे इजीली रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, इन दी प्रेजेंट इंडियन फेडरल गवर्नमेंट हाउ मेनी यूनिट्स टुगेदर एस्टेब्लिश फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट इज 20 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। सेकंड, there are no features of Indian federalism, that is governor no appointed under local government। यानी एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। उसके बाद under which article the president's rule is used in states, that is article 350। there are unitary features of the constitution of India, that is all of the above। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर सी की बात करते हैं। दो मार्क्स के हमारे यहाँ पे 4 क्वेश्चन होने वाले, 4। चलिए पहले क्वेश्चन में देखो, दो मार्क्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, अवसर की समानता तथा आरक्षण में हमें अंतर स्पष्ट करना है। इन्हीं दो राजनीतिक विद्वानों के नाम। तो पहले राजनीतिक विद्वानों के नाम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स, अंबेडकर। ये क्या है? ये है राजनीतिक विज्ञान। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, मैंने ये बता। अब समझते हैं अवसर की समानता और आरक्षण। तो अवसर की समानता का मतलब क्या? तो समाज में सभी वर्गों को समान अवसर दिया जाए, अर्थात बच्चे, महिलाएं, इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जाएं और उनके लिए निर्णय लागू किए जाएं। और हमेशा जो भी अवसर प्रदान किए जाए उसमें ये ना देखा जाए कि वो बच्चा है या महिला है, काला गोरा है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करे। हर एक व्यक्ति को अगर वो योग्यता रखता है तो उसे अवसर की समानता मिलनी चाहिए। आरक्षण क्या है? आरक्षण बेसिकली भारतीय समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां और आदिवासी लोगों के विकास के लिए, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए उन्हें कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है ताकि समाज के अन्य लोगों से वो प्रतिस्पर्धा कर सके। तो अवसर की समानता क्या है? ये कहता है कि सभी को समान अवसर दिए जाए अगर वो योग्यता रखते हैं तो। और आरक्षण क्या कहता है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को हम यहाँ पे आरक्षण देंगे ताकि वो जो पिछड़े हुए हैं उन्हें बाकी लोगों तक वो अपनी बातों को रख सके, उनके समान आके उनकी प्रतिस्पर्धा कर सके। तो अवसर की समानता क्या है, आरक्षण क्या है, और राजनीतिक विद्वानों के नाम क्या है, आई होप समझ। इंग्लिश में देख सकते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रिजर्वेशन, राइट द मीन्स ऑफ एनी टू पॉलिटिकल स्कॉलर्स। तो पहले मतलब क्या है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी का, एंड रिजर्वेशन एंड नेम द पॉलिटिकल स्कॉलर्स, दैट इज इट। 20 क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची, संवत्ति सूची के दो विषय लिखिए। एक सेकेंड, संघ सूची, राज्य सूची और संवत्ति सूची, हाँ ठीक है। वैसे यहाँ पे दो पूछे जाने चाहिए थे क्योंकि 2 मार्क्स के। चलिए फिर भी देखते हैं। संघ सूची बेसिकली इसमें टोटल राष्ट्रीय हित के विषय यानी कि जो केंद्र के हित के विषय है वो है 1999, जैसे कि रक्षा, विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक इत्यादि। राज्य सूची में जो राज्य के क्षेत्र से संबंधित हो जिसमें 66 विषय है, जैसे कि पुलिस, न्याय, कृषि, सिंचाई, स्थानीय शासन, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य। संवत्ति सूची में लगभग 48 से 52 विषय हैं जिसमें फौजदारी, विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा ये। और संवत्ति सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर जो नियम है वो बनाते हैं। तो संघ और संवत्ति राज्य सूची में किस तरीके के यहाँ पे अब कितने कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं, आइए आप समझिए, ठीक है। तो संघ सूची में टोटल 99 है, राज्य सूची में टोटल 66 है, संवत्ति सूची में टोटल 48 से 52। राइट एनी टू सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्ट्रैक्ट। 21 की बात करते हैं, स्थानीय शासन के कोई 4 लाभ आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हमें क्या लिखना है,
कोई 4 एडवांटेज लिखने हैं लोकल गवर्नमेंट से, यानी कि स्थानीय शासन के 4 लाभ। तो सबसे पहला लाभ यहाँ पे ये है, स्थानीय शासन में क्या होता है कि लोगों को अपना कार्य स्वयं करने का मौका मिलता है और उनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना भी आती है। दूसरा, जो गवर्नमेंट्स होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, इससे समय भी बचता है, उनका कार्यभार कम होता है, शक्ति भी बचती है। बेसिकली टोटल 4 पॉइंट तो आपके इन्हीं में ही होंगे। अब इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच में संबंधों में सुधार आता है, स्थानीय समस्याओं का समाधान कम खर्च में और कम समय में वो लोग कर पाते हैं। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं एडवांटेज क्या है लोकल को। अब यहाँ पे आ जाता है पृथक निर्वाचक मंडल क्या है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र। तो देखो, पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है, पूरी तरीके से पृथक है, जिसमें किसी एक समुदाय का व्यक्ति जो है वो कुछ खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे और उसी समुदाय के लोग उसमें वोट डालेंगे। लेकिन आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि सीट जिस समुदाय के लिए आरक्षित की गई है, प्रत्याशी तो उसी समुदाय से होगा, लेकिन मतदाता जो है वो विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे वोट डालेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई मान लेते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र की बात करते हैं कि महिला के लिए वहां पे चुनाव क्षेत्र में मतलब महिला सीट आरक्षित की गई है, तो उस महिला सीट के लिए हर एक व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी वहां पे मतदान कर रहे हैं। तो ये होता है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक समुदाय के लिए जो सीट आरक्षित है, उसी समुदाय के लोग लड़ेंगे चुनाव और उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, सिंपल। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिवर्स कॉन्स्टिट्यूशंस। तो पहला ये है और दूसरा, तो 2 मार्क्स के बेसिकली हमारे ये थे 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। सेक्शन डी आ जाता है हमारा, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होने। तो सबसे पहला 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार हमें लिखने हैं और महाभियोग का वर्णन करें। ठीक है, करेंगे। अथवा में दिया हुआ है प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं भाई कैसा वर्णन होता है। तो देखो, औपचारिक रूप से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को देश का औपचारिक प्रधान माना जाता है। ये एक भूमिका लिख दी मैंने, सिंपल सा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे इसके 3 अधिकार हैं, लेकिन आपको 2 बताने, मैं आपको 3 बताऊंगा। पहला क्या है, विधेयकों को सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, यानी कि जब संसद किसी विधेयक को बना के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजती है और राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमी है, तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद के द्वारा जब कोई भी कानून भेजा जाता है, कोई भी विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए, तो वो अपनी इस वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसे स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, स्वीकृति देने में टाइम लगा सकता है। जब भी ऐसा हो कि चुनाव के बाद में कई नेता ये दावे करें कि उन्हें मतलब कि किसी को पूर्ण समर्थन ना मिले और वो दावे करें कि हमें बना दो, हमें बना दो, तो ऐसे में राष्ट्रपति के सामने ये अहम चुनौती होती है कि वो किस तरीके से एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करे। तो ये उसका तीसरा विशेषण। ठीक है, तो बेसिकली आपको 2 बताने हैं, मैंने आपको यहाँ पे 3 बताए हैं, आसानी से समझ गए। अब यहाँ पे आता है महाभियोग क्या है। तो बेसिकली महाभियोग ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाती है। महाभियोग क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है जो कि जब राष्ट्रपति कुछ गलत कार्य करता है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर आकर, तब संसद के द्वारा चलाई जाती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया में अगर राष्ट्रपति को दोषी पाया जाता है तो उसे उसके पद से हटना पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या है और महाभियोग क्या है, कंप्लीट आप समझ गए होंगे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन। चलिए आइए करते हैं। तो देखो, औपचारिक रूप से इतना तुम्हें पता है कि देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, जिसके पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य यानी कि देश का विकास एवं संचालन किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सरकार में सर्वोपरि स्थान, अर्थात प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है, क्योंकि मंत्री परिषद तभी अस्तित्व में आती है
जब प्रधानमंत्री अपने पद पर जाने की शपथ ग्रहण करता है तभी मंत्रिपरिषद बनती है। यानी कि एक तरह से ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ये तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे और हर एक मंत्री को कौन कौन सा पद दिया जाएगा, कौन कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री एक बहुमत प्राप्त दल का होता है, जिसमें यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर उसे त्यागपत्र देना हो तो उसके बाद पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही बहुमत होता है वैसे ही वो अपना पद भी खो देता है। अर्थात अभी तक आप क्या समझे? सरकार में सर्वोपरि स्थान, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद तभी स्थिति में आती है जब ये अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है जो ये तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग होंगे, किस किस को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। और जब तक इसके पास लोकसभा का बहुमत है तब तक ये प्रधानमंत्री बना रहेगा, बहुमत हटा तो ये गया। राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी कि प्रधानमंत्री कई मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है देश संचालन के बारे में। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत, बेसिकली ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है इससे। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उससे व्यक्तिगत उपाय, ये सभी क्या है? प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत है। अलग से इस क्वेश्चन को भी 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है। तो पहला पॉइंट मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक इसकी पहुंच है, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उपाय होता है, विदेशी यात्रा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसके एक राष्ट्रीय नेता की छवि बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, इसमें से टोटल ये 4 पॉइंट तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए याद रख लेंगे और शक्ति के स्रोत के रूप में ये याद रखेंगे। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार एवं महाभियोग, प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन। ठीक है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। राइट टू प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्क्राइब द इम्पीचमेंट इन रिलेशन टू इट एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। तो सबसे पहले कौन कौन से उनके प्रोग्रेटिव्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद इम्पीचमेंट क्या है, देन प्रधानमंत्री का क्या स्थान है, उसके बारे में ये लिखने और सॉस के बारे में 4 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है। ठीक है। 24 है मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनके बीच में आपको कुछ 4 अंतर स्पष्ट करना। चलिए अंतरों को स्पष्ट करते हैं। पहला, मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हो और न्याय की गुहार लगा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशकों के तत्वों के उल्लंघन पर आप किसी न्यायालय नहीं जा सकते हो। इसके संरक्षण के लिए कुछ प्रावधान नहीं। दूसरा, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को ऑलरेडी मिल चुके हैं संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये अभी भी लागू किए जाने, यानी कि बहुत मात्रा में लागू हो चुके हैं, कुछ लोगों को मिल चुके हैं और कुछ लोगों को नहीं मिले, लागू भी नहीं हुए। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जो है वो उस देश के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का समाज के साथ में होता है। बेसिकली देखो, मौलिक अधिकार क्या है? कानूनी सहयोग प्राप्त है जिसको उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हो। नीति निर्देशक तत्व को सहयोग प्राप्त नहीं है, उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार हम प्राप्त कर चुके हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत अभी भी इन्हें लागू करना बाकी है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना और नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मौलिक अधिकार का संबंध पर्टिकुलर व्यक्तियों से होता है और सिद्धांतों का संबंध एक समाज से होता है। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र सीमित है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्षेत्र विस्तृत होता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं जबकि सिद्धांत जो है वो पर्टिकुलर एक समुदाय के कल्याण को बढ़ावा। एक क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में भी आएगा तो भी आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के कुछ 4 लाभ, मतलब बेसिकली इनके अंतर हैं, लाभ दो अलग हो गए, अंतर है। इंग्लिश में देख सकते हैं, एक्सप्लेन एनी फोर डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो क्या क्या है आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। 25 है भारत की चुनावी प्रणाली के
प्रमुख विशेषताओं के प्रकाश डालें, यानी कि टोटल हमें 4 विशेषताएं यहाँ पे बतानी है भारतीय चुनाव प्रणाली की। तो बेसिकली भारत ने सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपना रखा है, यानी कि जिसके पास वोट अधिक है वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहली, ये काफी सरल है, एक आम व्यक्ति के लिए समझना काफी आसान होता है। यहाँ पे जो मतदाता होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। चुनाव के समय वोटर्स यानी कि मतदाताओं के पास एक स्पष्ट विकल्प होता है कि वो किसको अपना मत प्रदान करें। मतदाता एवं प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसी क्षेत्र का मतदाता है, उसी क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, तो आपस में एक अच्छा संपर्क भी होता है। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि एक क्षेत्र में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए उससे संबंधित है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो क्या है? सरल है, सहज है, जनता आपस में मतलब प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, स्पष्ट विकल्प होता है और प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होते हैं, राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। तो ये है भारत की चुनावी प्रणाली की प्रमुख विशेषता। 4 लिखनी थी, 6 बताएंगे मैंने। ठीक है, इंग्लिश में है तो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, दैट इज द आंसर। ओके, यहां पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किन्हीं 4 प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि न्यायपालिका की अगर हमें स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो कोई 4 प्रावधान हमें यहाँ पे सुझाने। कौन कौन से? तो सबसे पहले यहाँ पे योग्यता की बात की जा रही है कि न्यायाधीश बनने के हेतु हर एक व्यक्ति को वकालत का अनुभव यानी कि कानून का अनुभव होना चाहिए, ना कि राजनीति का। ठीक है, योग्यता में क्या कहते हैं कि अगर न्यायपालिका का अगर आपको सदस्य बनना है यानी जज बनना है, वकील बनना है, तो आपको वकालत का अनुभव और कानून का अनुभव होना चाहिए, ना कि राजनीति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। देखो, न्यायाधीशों की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन संबंध में राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है और जो अन्य न्यायाधीश होता है इनसे परामर्श लेता है। इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो इस तरह से होती है ताकि कोई भी चूक यहाँ पे ना बचे और एक अच्छा व्यक्ति आकर न्यायालय को संभाले। ठीक है, पद की सुरक्षा। न्यायाधीशों के पद की नियुक्ति की, इनकी सुरक्षा की ऐसे तरीके हैं जिन्हें उनके पद से बहुत ही आसान तरीके से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया के दौरान इसे हटाया भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इन्हें नहीं हटाया जा सकता। पर्याप्त वेतन एवं भत्ता, इसका मतलब क्या है? तो न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ बनाया गया, काफी मजबूत बनाया गया है। उन्हें पर्याप्त वेतन एवं मुफ्त आवास उपलब्ध कराया जाता है जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, और जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जब वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तब उन्हें यहाँ पे पेंशन भी दिया जाता है। ठीक है, कार्य प्रणाली के संबंध में प्रावधान, अर्थात अधिकार जो है वो इन्हें स्वयं ही दिए गए, यानी कि वो अधिकार स्वयं बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए योग्यता कैसी होनी चाहिए? वकालत की या फिर कानून की। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान, इसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश मिलकर एक न्यायाधीश को चुनते हैं। तो यहाँ पे किसी भी गलत बंदे का आने का तो चांस ही नहीं। इनका जो पद है वो उसे इतना मजबूत बनाया जाता है कि कोई भी किसी भी नॉर्मल तरीके से इनको ना हटा सके, एक विशेष प्रक्रिया के बाद ही इन्हें हटाया जा सके। इन्हें पर्याप्त वेतन एवं भत्ता मिलता है, रिटायरमेंट के बाद भी इन्हें पेंशन दी जाती है। इन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि ये अपने कार्य जो है वो स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि इन्हें क्या क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए 4 प्रावधान। आई होप आप समझ गए। ठीक है, यहीं पे इंग्लिश में है एक्सप्लेन एनी 4 प्रोविजंस ऑफ मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दैट इज क्वालिफिकेशन, प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस, एडिकेट सैलरी एंड अलाउंस, प्रोविजंस रिगार्डिंग फंक्शंस। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए? तो बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत हमें कई तरह के अध्ययन के लिए पढ़ना चाहिए। तो इस संबंध में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं के समय एक दृढ़ निश्चय लेने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। दूसरा,
अधिकार, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। तीसरा, एक अधिकार संपन्न एवं एक जागरूक नागरिक बनने के लिए एवं अपनी राजनीतिक जो चेतना है, राजनीति के बारे में ज्ञान एकत्र करने के लिए हमें इसे पढ़ना चाहिए। वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि, इन सभी का आकलन करने के लिए, निर्णय लेने के लिए ये जो कला है, इसको सीखने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जाना चाहिए। शासन व्यवस्था तथा लोकतंत्र की उपयोगिता क्या है, इसके ज्ञान के लिए पढ़ा जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए पढ़ा जाना चाहिए। समाज से जो रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, उसे कैसे खत्म किया जा सकता है, एकता कायम की जा सकती है, इसके लिए हमें ये पढ़ना चाहिए। तो राजनीतिक सिद्धांत हम कई कारणों से पढ़ते हैं, जिसमें से मैंने आपको 7 बताए। बेसिकली है तो बहुत सारे यहाँ पे, कोई आप 5 से 6 याद कर लेंगे और इजीली इन्हें लिख देंगे। आने भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, अपने अधिकार कर्तव्यों के बारे में जानने के लिए, शासन व्यवस्था लोकतंत्र का उपयोगिता का जानने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग कैसे स्थापित किया जा सकता है, समाज में पूर्व जो रूढ़िवादी विचारधारा चली है उन्हें खत्म करके एकता कैसे कायम की जा सकती है। अदर पॉइंट इज दिस। 27 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है 27 इंग्लिश। Why should we study political theory? That is why this answer is 10. So 27 that is in Hindi and that is in English answer. तो यहाँ पे अब हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर ई, देख सकते हैं 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर द्विसदनीय पद्धति वाले किन्हीं 5 राज्यों को चिन्हित कर नाम लिखो। यानी कि हमें क्या करना है, राइट एंड 1 सेकेंड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया राइट द मीन्स ऑफ एनी 5 स्टेट्स द बिकमल सिस्टम। यानी कि जिसमें द्विसदनीय सिस्टम है वहां पर कौन कौन से राज्य हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला द्विसदनीय राज्य था पहले जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो यहाँ पे हम इसे नहीं करते। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे द्विसदनीय राज्य है, बिहार है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो बेसिकली यहाँ पे वर्तमान में कौन कौन से हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश है पहला हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं ये है पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तेलंगाना, पांचवा कर्नाटक और छठा है आंध्र प्रदेश। अब इन सभी को आप जो एक फिलिंग ब्लैंक्स मैप होगा उसमें जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और जब हम आपके लिए मैप वाली वीडियोस लेके आएंगे तब हम आपको बहुत अच्छे तरीके से मैप भी समझाएंगे। ठीक है, यह है आपका यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में। तो कौन कौन से द्विसदनीय राज्य हैं, बेसिकली यहाँ पे हमने देख लिया। द्विसदनीय राज्यपति वाले कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ पे आ जाता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब इसी में हमारा आ जाता है 29 जो कि 5 मार्क्स का है, चित्र आधारित। देख सकते हैं ये हमारा चित्र है। अब इस चित्र से संबंधित हमें इस चित्र को पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे गए प्रश्न का उत्तर। चलिए कार्टून का अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेसिकली एक यहाँ पे हड़ताल है और यहाँ पे कुछ एक विवाद है और कुछ यहाँ पे जज कह रहा है ऑर्डर 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 इस तरह। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कहते हैं ये। तो उपरोक्त चित्र का संदेश क्या है, बेसिकली ये आपकी बुक में दे रखा है, पेज नंबर याद नहीं वैसे, चैप्टर नंबर 6 के 135 के आसपास पेज नंबर होगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली हाल के दिनों में ये दर्शाता है कि बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दिया। यानी कि जो न्यायालय है वो न्यायपालिका ने बंद और हड़ताल को अपने फैसले में अवैध करार दिया है। यानी कि हड़ताल जो है, जो ये बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, इसको अवैध माना है किसने, न्यायपालिका ने। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक क्यों माना जाता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मान्यता पर जोर देता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 जिसको जीवन जीने का अर्थ कहा जाता है, जीवन जीने का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की सुरक्षा मात्र नहीं है अपितु उसकी समस्त नैसर्गिक शक्तियां हैं। इसीलिए इन शक्तियों की रक्षा करना किसका कार्य है, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका
नागरिकों के लिए इन अधिकारों के संरक्षण के लिए कई प्रकार के रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार रक्षा, इनसे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। जन सेवा की भावनाओं से भरे नागरिक सामाजिक संगठन वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत देता है, जिससे कि नागरिकों के अधिकारों की नागरिक परेशानी को आसानी से समझा जा सके। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक यहाँ पे माना जाता है। 29 आ जाता है, मतलब कि इसका थर्ड पार्ट, न्यायिक सक्रियता का न्यायपालिका पर नकारात्मक पहलू। ये कैसा है भाई? न्यायिक सक्रियता का न्यायपालिका पे नकारात्मक पहलू क्या है? तो देखो, बेसिकली इसकी वजह से न्यायपालिका का कार्यभार बहुत बढ़ गया। तो देखो, न्यायिक सक्रियता बेसिकली है क्या? तो जो आपने जनहित याचिका सुना होगा, तो जनहित याचिका जैसी बहुत सारी याचिकाएं जब न्यायपालिका ने कहा कि आप लागू कर, मतलब कि आप दायर करो, हम जो है अ, उनकी सुनवाई करेंगे, तो यहाँ पे वो दायर की जाने लगी। अब न्यायपालिका के पास इतना ज्यादा कार्य बढ़ गया कि वो अपने इस न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत पर अमल नहीं रहे। यानी कि वो बेसिकली न्यायिक सक्रियता क्या हो गया? अभी ये पॉइंट जो हमने देखा है कि जन सेवा से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन, वकीलों के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से, मतलब कि न्याय से संबंधित, अधिकारों से संबंधित जितने भी शिकायतें हैं उन्हें दर्ज किया गया, न्यायपालिका के द्वारा उनकी सुनवाई की गई, उन्हें पूरी तरीके से फिर निपटाया गया। तो इन सब से क्या होता है? ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है। इसी वजह से न्यायपालिका का कार्यभार बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे एक चीज और हो गई कि इसकी वजह से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में जो कार्य हैं उनमें अंतर करना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना, ये विधायिका या कार्यपालिका की कार्य है, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, हाँ देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है? वायु, ध्वनि प्रदूषण, भ्रष्टाचार, चुनाव सुधार, ये न्यायपालिका के कार्य नहीं है, क्योंकि उस दौरान न्यायपालिका भी कर रही थी। इसलिए तीनों के बीच में इनका पता लगाना काफी मुश्किल हो गया था कि कौन सा कार्य किसका है। न्यायिक सक्रियता से बरकरार, न्यायिक सक्रियता से क्या होता है कि एक सिद्धांत है संविधान में, क्या? प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्र अधिकार का सम्मान करेगा, लेकिन जब कार्य ही समझ में नहीं आ रहे कौन किसका है, तो सम्मान तो होगा ही नहीं। इसलिए इस सिद्धांत को भी यहाँ पे बाधित कर दिया। क्या? तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट 29। ये हमारा है चित्र। क्वेश्चन नंबर 29.1, क्वेश्चन नंबर 29.2 एंड क्वेश्चन नंबर 29.3। ठीक है। अब देखो, इंग्लिश में भी, बेसिकली इंग्लिश में भी जो आपकी बुक है उसमें भी ये इसी तरीके से दिया हुआ है, हिंदी में चार्ट है ना। आप देख सकते हैं, राइट द मैसेज ऑफ द अबव पिक्चर, एंड यहाँ पे सेकंड है, द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कंसर्न एज ए ग्रेटेस्ट कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हाउ? तो ये इस तरीके से करती है। Judicial activism right the negative aspects of judiciary, that is the answer। तो सेक्शन ए बी सी डी ई पांचों खत्म हो गए। अब आता है हमारा छठा सेक्शन, सेक्शन नंबर एफ, जिसमें 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों क्वेश्चन में आपको एक एक चॉइस मिलने देखने को मिलेगी। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किन्हीं 6 विशेषताओं का हमें यहाँ पे वर्णन करना है। वेल, यहाँ पे विशेषताएं पूछी गई हैं आपसे 6, कौन कौन सी होंगी डिस्कस करते हैं। अथवा में है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया रही है, किन्हीं 6 बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट की। बिल्कुल करेंगे भाई, विशेषताएं भी और संविधान कैसे बना इसको भी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का पहला पार्ट का डिस्कस करते हैं, भारतीय संविधान की कोई 6 विशेषता। तो देखो, सबसे पहला है लिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें कई सारे सिद्धांतों को लिखा गया। कुछ सरकार के आधारभूत सिद्धांत, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके गठन, प्रक्रिया, शक्तियां, इन सभी को लिखा गया है। नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य
एवं इनके संबंध कैसे हुए, इन सभी को इसमें लिखा गया। तो ये है एक लिखित संविधान। दूसरा, संसदीय शासन व्यवस्था। क्योंकि भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद आदि के जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, जो विशेष अधिकार हैं, वो इसमें लिखे गए हैं, अर्थात ये व्यवस्था इसमें अपनाई गई है। तीसरा है लचीलेपन तथा कठोरपन का यहाँ पे मिश्रण, अर्थात बेसिकली संसद में संसद के द्वारा संशोधन जो है वो कई बार तो साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है और कई बार विशेष बहुमत, जिसमें जो जनसंख्या है संसद की उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भारतीय संविधान एक कठोर संविधान भी है और कई मामलों में एक लचीला संविधान भी है। व्यापक संविधान, इसका अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान के समय में लगभग 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। तो इन सभी विशेषताओं के साथ में ये एक बहुत बड़ा व्यापक संविधान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धांत, अर्थात भारत देश का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों का सम्मान किया जाएगा। एवं सरकार की तरफ से जो भी एनजीओ खोले जाते हैं, एनजीओ नहीं, जो भी संस्थाएं खोली जाती हैं, जो भी स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, न ही तो सरकार की तरफ से किसी भी धार्मिक लोगों को अनुदान दिया जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, अर्थात भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को टोटल यहाँ पे पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर टोटल भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार यहाँ पे बचे। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था का ख्याल रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पष्टता का यहाँ पे अंत किया गया। यानी कि भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये एक लचीला तथा कठोरपन का मिश्रण है, बहुत बड़ा संविधान है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के यहाँ पे सिद्धांत की बात करता है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुसूचित जाति जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की है। तो ये है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। अब इसी में आता है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान सभा जो थी, इसने संविधान बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी रखी। मतलब किस तरह की रही इसे, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही। बेसिकली शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, एक सेकेंड, एक नोटिफिकेशन आया है। ओके, चलिए। हाँ, हम कहाँ पे थे? हाँ, संविधान सभा के सदस्य जो थे, बेसिकली शुरुआत में जब संविधान सभा बनाई जानी थी तो उसके लिए जब जो 1935 के प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फिर यहाँ पे आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, बेसिकली कैबिनेट मिशन क्या था? तो ब्रिटिश से कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था और इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि एक निकाय बनाया जाएगा जिसकी सदस्य संख्या 389 रखेंगे, जिसमें से 292 प्रत्यक्ष सरकार के प्रत्यक्ष शासन, यानी कि जहां पे ब्रिटिश सरकार का शासन प्रत्यक्ष रूप से चलता वहां से रहेंगे। 4 क्षेत्र कमिश्नर, चीफ कमिश्नरों के प्रांत रहेंगे और 93 भारतीय रियासतें रहेंगी, भारतीय रजवाड़े रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शुरू होती है मेन कहानी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा संविधान सभा को संबोधित करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे जेबी कृपलानी। और ये जो प्रथम सभा हुई थी इसमें स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार। बेसिकली देखो, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए? 1935 में जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उनके द्वारा। फिर कैबिनेट मिशन क्या था? इस योजना के अनुसार 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। फिर संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कैसे हुआ? और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया वो थे जेबी कृपलानी। और इस पहली संविधान सभा में, जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग जो थी
इसने इस बैठक का बहिष्कार किया। और किस लिए बहिष्कार किया? कि हमें एक नया राज्य चाहिए, और उसने एक तरीके से कह सकते हैं बहिष्कार करके वो चले गए। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। भारत के विभाजन के पश्चात जो संख्या 389 थी, ठीक है, 389 जनसंख्या यहाँ पे निर्धारित हुई थी। और जब भारत का विभाजन हो गया तो ये जनसंख्या टोटल यहाँ पे बची थी 299, और 26 नवंबर 1949 को कुल 284 उपस्थित सदस्यों ने भारत के अंतिम प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और फाइनली 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और इसी बैठक के बाद ठीक 2 दिन नहीं, हाँ, बेसिकली कुछ 2 दिनों के बाद ही 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू किया जाता है। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1990। तो आपको समझ में आया कैसे बना है हमारा भारतीय संविधान। 1935 के प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जो सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। फिर यहाँ पे आया कैबिनेट मिशन, जिसने टोटल सदस्य संख्या 389 बताई। फिर संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन होता है। पहली संविधान सभा की बैठक होती है, ठीक है। सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना जाता है। भारत के विभाजन के पश्चात टोटल संख्या 299 रह जाती है, और 26 नवंबर को 1949 को टोटल 284 सदस्य उपस्थित होते हैं, जो भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से अंगीकृत हो जाता था, उसे केंद्रीय स्तर पर लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू कर दिया। और टोटल संविधान बनने की इस प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 महीने लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि तकरीबन 3 साल लग गए। और टोटल यहाँ पे 166 बैठकें हुई थी, ठीक है। हालांकि इससे खर्चे को लेकर काफी विवाद है, कोई कहता है करोड़ों में था, कोई कहता है लाखों में था। इस तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन समझ लिया है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी जो कि मैंने आपको समझा दी हैं। और भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया रही है, कैसे रही है, आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ। अब इसी को आप यहाँ पे इंग्लिश में दे सकते हैं। डिस्क्राइब एनी 6 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अदर क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन by Constituent Assembly of India was a very long process. Explain with any 6 points. सबसे पहले, the following are the features of Indian Constitution: written Constitution, parliamentary governance, mixture of flexibility and stiffness, comprehensive Constitution, secular state, system of fundamental rights. This one. उसके बाद the making of Constitution by the Constituent Assembly of India was a very long process. That is like this how. तो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया होगा आप सभी। 31 आ जाता है, स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है भाई, करेंगे अभी। 74वें संविधान संशोधन का विस्तार से वर्णन करना है, इसे भी करेंगे। तो सबसे पहले स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन। चलिए, तो देखो बेसिकली त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। हालांकि सबसे ऊंचे पायदान पे होती है जिला पंचायत, तो पहले हम जिला पंचायत की बात करते हैं जो ऊंचे पायदान में। देखो, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे के सबसे ऊपरी पायदान पे जिला पंचायत होती है एवं स्थानीय शासन की व्यवस्था के लिए बहुत अहम। इसके दायरे में पूरे जिले के जितने भी गांव होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। जिला पंचायत में जिले की पंचायत व्यवस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा विकास के कार्यान्वयन को समन्वित किया जाता है। यानी कि जिले में किस किस तरह के कार्य किए गए उनका सर्वेक्षण करके एवं विकास और कैसे किया जाता है ये डिस्कस किया जाता है। यह पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त तत्कालीन अनुदान को वितरित करती है। राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्य को भी ये संभालते हैं। तो यानी कि जिला पंचायत त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे टॉप पे रहती है, सबसे ऊपरी पायदान पे रहती है। इसके अंदर पूरे जिले में जितने गांव होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। जिले के अंतर्गत होने वाले कार्य, इनका सर्वेक्षण, विकास वगैरह यही देखती है
और राज्य के द्वारा दिए गए कार्य को भी यही करती है। फिर आ जाती है प्रखंड या फिर ताल्लुक पंचायत। बेसिकली प्रखंड यानी कि जिसे हम ब्लॉक भी कह सकते हैं, ये ब्लॉक स्तर पर स्थानीय शासन को प्रखंड कहते हैं। बेसिकली जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहां मंडल या फिर ताल्लुक पंचायत बनाने की या फिर मध्यवर्ती स्तर की सरकार बनाने की जरूरत नहीं। तो ताल्लुक पंचायत क्या है? ये स्थानीय शासन को मतलब कि स्थानीय शासन को प्रखंड पंचायत कहते हैं, जो बेसिकली एक ब्लॉक स्तर पे बनाई जाती है। ये बेसिकली क्या करती है? आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, इनमें सहायता की जो व्यवस्था है वो इस पर डिस्कस की जाती है। एवं सार्वजनिक बाजारों, मेलों, प्रदर्शन, इन सभी का प्रबंधन करना इसका कार्य होता है। ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सभी इसके कार्य यहाँ पे मैन होते हैं। तो प्रखंड एवं तालुक पंचायत क्या है, आई होप आप समझ गए। अब इसी में आ जाता है हमारा यहाँ पे ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत एक या फिर एक से अधिक गांव आ जाते हैं, जिसका प्रधान सरपंच या फिर एक मुखिया होता है। ठीक है। अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? तो ग्रामीण आवास निर्माण, आबादी क्षेत्र बनाना, यानी कि ग्रामीण आवास निर्माण एवं आबादी क्षेत्र बनाया जाए। पशुधन, दुग्धशाला, मुर्गी पालन, इन सभी को प्रोत्साहन दिया जाए। पेयजल, सड़क, पुल, घाट, इन सभी का निर्माण किया जाए। औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी कार्य को संबंधित करना। परिवार एवं समाज कल्याण के कार्यों को संपादित करना। ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले पायदान पे क्या होता है त्रिस्तरीय में? जिला पंचायत। जिला पंचायत के नीचे होती है तालुक पंचायत या फिर प्रखंड पंचायत, और सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत। तो स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन कुछ इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कंप्लीट समझ गए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन का विस्तार से वर्णन करें। चलिए समझते हैं। देखो, अनेक रूपों में 74वां संविधान संशोधन जो है वो 73वें संविधान संशोधन में जो नियम बताए गए हैं उसी का एक तरीके से कहते हैं थोड़ा बड़ा रूप है। लेकिन ये संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शासन से संबंधित है, अर्थात नगर पालिकाओं से, जबकि 73वां किससे होता है? स्थानीय शासन। 73वें संशोधन में सभी प्रावधान जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग, ये सभी 74वें संविधान संशोधन में सम्मिलित किए गए हैं, जो कि नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। अब इसके विशेष प्रावधानों में सबसे पहले आता है शहरी इलाके की विशेषताएं। ठीक है, तो शहरी इलाके की यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं निकल के सामने आती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि शहरी इलाकों में कम से कम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। दूसरा, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ पे कार्य करने वाली जनसंख्या है, उसमें 75% लोग कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हों। तीसरा, जनसंख्या का घनत्व तो कम से कम 40 प्रति वर्ग 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो शहरी इलाका क्या होगा? जहां पे लगभग 5000 लोग रहते हो। ठीक है, एवं 75% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हो, और कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति रहते हैं। अब यहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत का कार्य यहाँ पे हमें बताया गया, अर्थात नगर निगम या फिर जिसे हम नगर पालिका भी कह सकते हैं या नगर पंचायत, तो इसके कार्य और दायित्व को हमें यहाँ पे समझाया गया है 74वें संविधान संशोधन। तो सबसे पहला है सड़कें बनवाना और उनके निर्माण, सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव करवाना, जल आपूर्ति को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्यता और स्वच्छता को प्रोत्साहित करना, झुग्गी और झोपड़ी में सुधार कर उनकी जीवन पद्धति है उसे बढ़ावा दिया, सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पार्क और खेल का मैदान, बस स्टैंड आदि, इनका निर्माण कराया जाए। शहरी वानिकी के साथ साथ कुछ शहरी सुविधाएं जैसे कि उद्यान, बगीचे, इन्हें भी और मजबूत बनाया जाए। सांस्कृतिक और शैक्षिक स्तर में सुधार एवं प्रोत्साहन दिया जाए। तो ये है 74वें संविधान संशोधन का यहाँ पे वर्णन।
तो इसमें बेसिकली 73वें संविधान संशोधन के जो नियम कानून है उसी को विस्तृत रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है। शहरी इलाकों की विशेषताएं क्या हैं और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के दायित्व कार्य क्या है, आइए आप समझें। तो क्वेश्चन नंबर 31, स्थानीय शासन के त्रिस्तरीय ढांचे का वर्णन, ये हमने समझ लिया है, जिसमें थर्ड नंबर पे ग्राम पंचायत होती है, सेकंड नंबर पे तालुक पंचायत और फर्स्ट नंबर पे होती है जिला पंचायत। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, तो इसमें 73वें संविधान के संशोधन जो है उसके सभी नियमों को पालन किया गया, बड़ा कर दिया गया है। शहरी इलाके की विशेषताएं बताई गई हैं, नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर पंचायत के कार्य और दायित्वों को हमें यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। अब इंग्लिश में देखेंगे तो डिस्क्राइब इन डिटेल द थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड एक्सप्लेन द डिटेल द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सबसे पहले द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्री स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें थर्ड नंबर पे आती है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, और सेकंड पे आती है ब्लॉक या फिर तालुक पंचायत, एंड थर्ड पे आती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, अब इसी में 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं, तो इसमें 73वां जो 73rd अमेंडमेंट है उसी के कुछ डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब डायरेक्ट जो चीजें हैं वो उठा ली गई हैं। फीचर्स ऑफ अर्बन एरिया इसके बारे में बताया गया है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी या फिर नगर पंचायत, इसकी बात की। तो ये है इसका आंसर, राइट। आगे देखते हैं, आगे है संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, लोकसभा तथा राज्यसभा में अंतर स्पष्ट। तो चलिए पहले संसद के प्रमुख कार्य देखेंगे और फिर इनमें अंतर। तो संसद के प्रमुख कार्य, यह सरकार का वह अंग होता है जो देश स्तर पर देश के लिए नीतियां बनाता है। इसके पास संविधान की बहुत सारी कार्यकारी शक्तियां होती हैं तथा भारतीय संघ की विधायिका को संसद कहते हैं, जिसके पास बहुत सारी यहाँ पे शक्तियां हैं, कार्य हैं इसके। तो टोटल 6 कार्य बताने हैं। पहला कार्य है कानून बनाना। किसी भी विधानमंडल का ये सबसे पहला कार्य होता है, प्रधान कार्य होता है। भारत की संसद उन सभी तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो संघ सूची, राज्य सूची, संवत्ति सूची में दिए गए हैं। संवैधानिक कार्य अर्थात संविधान के अंतर्गत संसद ही एकमात्र ऐसा निकाय है जो संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है, ये इसका संवैधानिक कार्य है जो संविधान में संशोधन कर सकता है। इसके लिए बेसिकली साधारण बहुमत और विशेष बहुमत की यहाँ पे आवश्यकता की जाती है। संशोधन करने के लिए आप चाहे लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी किसी भी एक भाग में अपना प्रस्ताव पेश कर सकते। तीसरा, कार्यपालिका पे नियंत्रण कैसे करती है? संसद के द्वारा मंत्री परिषद की चूक और उसके द्वारा जो वचन दिए गए, जब वो उस पर जवाब नहीं देते हैं, उसने जो गलत कार्य कर दिया है, तो उसकी वचनबद्धता तय करते हुए उसके अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाए। ठीक है, बहस का मंच का क्या है भाई? तो संसद में सभी धर्म, भाषा, जाति वाले लोग अपने विचारों को अपने विचारों को रखने की आजादी उन्हें प्राप्त होती है एवं संसद में कोई भी अगर मुद्दा उठता है तो सभी को अपना मत देने का अधिकार है। इसीलिए संसद को एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बहस का मंच भी माना जाता है। ठीक है, पांचवा है वित्त पर नियंत्रण, अर्थात संसद खासकर लोकसभा वित्त के कार्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करती है। विधायिका को सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय की अनुमति, अर्थात वित्त पर नियंत्रण का मतलब क्या है? एक कार्यपालिका के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है, पहले ये देखते हैं कि क्या ये पैसा इसने सही रूप में मांगा है, ये कहाँ पे खर्च किया जाना है, कैसे खर्च किया जाना है, इसकी नीति बनाती है। और इसके अलावा भी वो पर्टिकुलर तरीके से किस तरह से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, यानी कि सार्वजनिक निधि की उगाही और व्यय की अनुमति कैसे होगी, ये डिस्कस। न्यायिक कार्य, अर्थात संसद के पास बहुत अहम शक्ति है, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम व हाई कोर्ट के जज हो, राज्य लोक सेवक आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, सीएजी हो, इन सभी पर महाभियोग लगा के उनको उनसे पद पर हटाने की शक्ति संसद के पास होती है। क्या
तो ये है संसद की विशेषताएं। सबसे पहले कानून बनाना, संविधान में संशोधन करना, कार्यपालिका पे नियंत्रण करना, ये एक बहस का मंच है, वित्त पर नियंत्रण रखना और न्यायिक कार्य करना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन। सेकंड है लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर स्पष्ट। चलिए भाई करते हैं अंतर स्पष्ट। तो लोकसभा की पहले बात करते हैं। तो 5-5 पॉइंट हम सभी के देखने वाले। तो बेसिकली लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? आम जनता के द्वारा होता है, मतदान प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि वोट के द्वारा। इसे हम निचला या फिर आम सदन भी कहते हैं। लोकसभा की जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसकी अधिकतम संख्या 552 होती है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना है, तब से ये सदस्य संख्या 552 की जगह कितनी हो गई है? 545 हो गई है। कितनी? 545 हो गई है। और 5 वर्षों का इसका चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के लगभग 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसका चुनाव कैसे होता है? आम जनता के द्वारा, मतदान की प्रक्रिया के द्वारा। इसे निचला या फिर आम जनता का सदन कहते हैं। इसके बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अधिकतम जिसकी जो संख्या है वो 545 होती है, 545 होती है और 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में 2 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत करता है। अब यहाँ पे आ जाती है राज्यसभा। तो राज्यसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिन सदस्यों को हमने चुन दिया उसके द्वारा ही राज्यसभा का यहाँ पे चुनाव होता है। इसे हम ऊपरी सदन कहते हैं या फिर राज्यों की परिषद कहते हैं। राज्यसभा की बैठक कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं, इनकी अध्यक्षता। इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है। इनका कार्यकाल लगभग 6 वर्षों का होता है और ये एक स्थायी सदन है जिसमें 1/3 प्रत्येक मतलब 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं। यानी कि ये जो राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते 2 साल में और नए आते। भारत के राष्ट्रपति इसमें कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल इससे संबंधित 12 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत करते हैं। बेसिकली लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा होता है? आम जनता के द्वारा। राज्यसभा का चुनाव जिन्हें हम चुनते हैं उसके द्वारा। इससे हम लोकसभा को निचला सदन, आम जनता का सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन यानी कि राज्यों की परिषद कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 545 और 5 वर्षों के लिए। इसकी अधिकतम संख्या 250 होती है, जिसमें से एक स्थायी सदस्य का चुनाव हर 2 साल में होता रहता है और इसमें 2 को नियुक्त करता है राष्ट्रपति और इसमें 12 को नियुक्त करता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 32 संसद के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और राज्यसभा लोकसभा में क्या क्या यहाँ पे मुख्य अंतर हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इंग्लिश में देखें, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो मेकिंग लॉज इज द मेन फंक्शंस ऑफ एनी नेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, उसके बाद कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फॉर्म ऑफ डिबेट, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, जुडिशियल फंक्शन। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो लोकसभा में किस किस तरह के यहाँ पे डिफरेंसेस हैं एंड देन राज्यसभा में क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर जो बी था, सॉरी सेक्शन नंबर एफ, जिसमें हमने 6 मार्क्स के हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं और आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे अच्छे से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारे यहाँ पे एंड हो जाती है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज का ये 1 घंटे की वीडियो में जो मैंने आपको ये सैंपल पेपर समझाया है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, जिसे मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बहुत अच्छी तरह से समझाने का भी प्रयास किया है। गाइस मैं सिर्फ आपसे इतना ही आपका सपोर्ट चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके और वो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना ताकि हमें पता चल सके कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो हमने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।